सुबह ठीक 11 बजे शहर के सबसे भव्य 5 सितारा रेस्टोरेंट की ओर एक वृद्ध व्यक्ति सादे वस्त्रों में धीरे धीरे चल रहा था। उनका नाम रामलाल था। उनके हाथ में एक पुराना सा थैला था, लेकिन जैसे ही वे रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, सुरक्षा गार्ड के चेहरे पर तत्काल भ्रूण रेखा उभर आई। सुरक्षा गार्ड ने आगे आकर मार्ग अवरुद्ध करते हुए कहा, दादाजी, आप यहाँ कैसे पहुंच गए? आपका यहाँ क्या उद्देश्य है? रामलाल ने हल्के हास्य से उत्तर दिया, बेटे, मेरा यहाँ आरक्षण है, बस उसी विषय पर जानकारी लेनी थी। गार्ड ने हंसते हुए अपनी सहयोगी से कहा, अरे देखिए तो, दादाजी बता रहे हैं कि उनका यहाँ आरक्षण है। गार्ड ने फिर रामलाल से कहा, दादाजी, लगता है आपके साथ कोई भूल हुई है। शायद किसी ने आपको गलत स्थान की सूचना दी हो, क्योंकि ये रेस्टोरेंट अत्यंत शानदार है। उच्च पदस्थ व्यक्ति यहाँ आते हैं, कोई साधारण व्यक्ति इसे वहन नहीं कर सकता। इसी दौरान रेस्टोरेंट की होस्टेस रीता शर्मा ने यह संवाद सुन लिया। उसने अपनी दृष्टि रामलाल पर केंद्रित की, सिर से पैर तक उन्हें निहारा और होठों पर हल्का हास्य फैल गया। वो हास्य अभिवादन का नहीं, बल्कि व्यंग्य और उपेक्षा का था। रीता ने कहा, दादाजी, मुझे विश्वास नहीं होता कि आपका कोई आरक्षण इस रेस्टोरेंट में होगा। ये स्थान बहुत मूल्यवान है। संभवतः आप भटक कर आ गए हैं। रामलाल ने उसी सरलता से प्रतिक्रिया दी, बेटी, एक बार जांच तो ले लो, हो सकता है मेरा आरक्षण यहीं हो। रीता ने उदासीनता से कंधे उचकाए और कहा, ठीक है दादाजी, इसमें विलंब होगा, आप प्रतीक्षा कक्ष में जाकर विराम लीजिए। रामलाल ने सिर हिलाया और धीमे कदमों से प्रतीक्षा कक्ष की ओर चले। हॉल में उपस्थित कई अतिथि उन्हें विचित्र दृष्टियों से देख रहे थे। किसी ने धीमे स्वर में कहा, प्रतीत होता है मुफ्त भोजन के लिए आया है। कोई दूसरा बोला, इसकी क्षमता भी नहीं है कि यहाँ का एक गिलास जल पी सके। रामलाल ने ये सब ग्रहण किया, लेकिन वे मौन रहे। वे कोने में स्थित एक आसन पर आसीन हो गए, थैला भूमि पर रखा और दोनों हथेलियां लाठी पर समाहित करके शांत बैठे रहे। हॉल का वातावरण विचित्र हो चुका था। लोग चाय तथा कॉफी के घूंट भरते हुए उन्हीं की ओर संकेत करके चर्चा कर रहे थे। किसी छोटे बालक ने अपनी माता से निष्कपटता से प्रश्न किया, माँ, ये दादाजी यहाँ क्यों विराजमान हैं? ये रेस्टोरेंट कर्मियों जैसे नहीं प्रतीत होते। माता बालक से बोली, बेटा, ये सब भाग्य का प्रभाव है। जब भाग्य साथ ना दे तो प्रत्येक की सुननी पड़ती है। इसी मध्य रीता पुनः वहां से होकर गई। उसने अपने सहकर्मी से कहा, पता नहीं प्रबंधक महोदय क्या प्रतिक्रिया देंगे। ऐसे व्यक्तियों को यहां आसीन करना भी जोखिम है। रेस्टोरेंट की प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है। सहकर्मी ने हंसते हुए कहा, कोई समस्या नहीं, थोड़ी देर बाद ये स्वयं उठकर प्रस्थान कर जाएगा। रामलाल ये सब अनुभव कर रहे थे, किंतु वे एक वाक्य भी न उच्चारित कर सके। वे केवल प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई उनकी बात पर ध्यान दे। 1 घंटे तक वे ऐसे ही आसीन रहे। कभी समय पत्र देखते, कभी स्वागत डेस्क की ओर दृष्टि डालते। उन्हें आशा थी कि कोई आकर कहेगा, हाँ दादाजी, आपका आरक्षण है। लेकिन ऐसा न हुआ। रामलाल ने धीरे से आसन का आधार लिया और उठ खड़े हुए। उन्होंने स्वागत डेस्क की ओर देखा और कहा, बेटी, यदि तुम व्यस्त हो तो अपने प्रबंधक को बुला लो। मुझे उनसे भी कोई महत्वपूर्ण विषय चर्चा करनी है। रीता ने अंतर्मन में विचार किया, अब इसे प्रबंधक से भी साक्षात्कार करना है। फिर अनिच्छा से फोन उठाया और रेस्टोरेंट प्रबंधक अजय मेहता को संपर्क किया। उसने कहा, सर, एक वृद्ध व्यक्ति आपसे भेंट करना चाहते हैं। अजय ने दूर से रामलाल को देखा और फोन पर हंसते हुए कहा, क्या ये हमारे अतिथि हैं या केवल ऐसे ही आगे हैं? मेरे पास अभी अवकाश नहीं है, इन्हें विराम दो, थोड़ी देर में स्वयं चले जाएंगे। रीता ने वही निर्देश दोहराया और रामलाल को थोड़ी और प्रतीक्षा का आदेश दिया। रामलाल ने गहन श्वास ली और पुनः उसी कोने के आसन पर आसीन हो गए। सभी दृष्टियों का भार उनके कंधों पर था, लेकिन उनकी नेत्रों में अब भी वही धीरज था, मानो कह रहे हों, सत्य को दबाया जा सकता है परंतु रोका नहीं जा सकता। इसी हॉल में रामलाल अब भी विराजमान थे। काल धीरे धीरे व्यतीत हो रहा था, लेकिन उनके लिए प्रत्येक क्षण किसी पर्वत की भांति कष्टदायक हो रहा था। इसी बीच स्वागतकर्ता रीता शर्मा दोबारा उनके निकट आई। उसने कठोर स्वर में कहा, दादाजी, आपको थोड़ा और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।
प्रबंधक महोदय अभी भी कार्यरत हैं। रामलाल ने हास्य के साथ सिर हिलाया और बोले, ठीक है बेटी, मैं प्रतीक्षा कर लूंगा। उसी समय रेस्टोरेंट प्रबंधक अजय मेहता अपने कक्ष में बैठा किसी विदेशी ग्राहक से दूरभाष पर वार्तालाप कर रहा था। उसके मुख पर अभिमान स्पष्ट झलक रहा था। दूरभाष रखते ही स्वागत डेस्क से रीता का पुनः संपर्क आया। रीता ने कहा, सर वो वृद्ध अब भी हॉल में विराजमान हैं, आप एक बार उनसे साक्षात्कार लीजिए। अजय ने हंसते हुए कहा, विराजमान रहने दो, थोड़ी देर में ऊब जाएगा और स्वयं प्रस्थान कर जाएगा। मेरे पास ऐसे व्यर्थ व्यक्तियों के लिए समय नहीं है। तभी वहां एक लघु कर्मचारी आया। नाम था राजू सिंह। वो रेस्टोरेंट का वेटर था। उसने रामलाल को देखा। हॉल में सभी उनका उपहास कर रहे थे, लेकिन राजू की नेत्रों में उनके प्रति आदर था। वो धीमे से निकट आकर बोला, दादाजी, आप कब से विराजमान हैं? क्या किसी ने आपकी सहायता नहीं की? रामलाल ने हास्य के साथ उसकी ओर देखा और कहा, बेटे, मैं प्रबंधक से भेंट करना चाहता हूं, पर प्रतीत होता है वो कार्यरत हैं। राजू का मुखाकृति कठोर हो गई। वो बोला, दादाजी आप चिंता ना करें, मैं अभी उनसे वार्ता करता हूं। रामलाल ने सिर हिलाया, तुम्हारा बहुत आभारी हूं। ईश्वर तुम्हें सौभाग्य प्रदान करे। राजू तीव्र गति से प्रबंधक के कक्ष की ओर गया। द्वार पर पहुंचते ही उसने नमस्कार किया और अंदर प्रवेश किया। अजय मेहता ने संकेत से पूछा, क्या विषय है? राजू ने सम्मानपूर्वक कहा, सर हॉल में एक वृद्ध विराजमान हैं, वे आपसे भेंट करना चाहते हैं। अजय ने भौएं ऊंची की और शीतल स्वर ने बोला, राजू, तुम्हें कितनी बार निर्देश दिया है कि व्यर्थ व्यक्तियों से दूर रहो, वो कोई अतिथि नहीं है, शायद भ्रमित होकर आया है। राजू ने धीमे से कहा, किंतु सर, उन्होंने कहा है कि उन्हें आपसे महत्वपूर्ण वार्ता करनी है। अजय हंस पड़ा, अरे महत्वपूर्ण वार्ता? तुम्हें अनुमान भी है यहां कितने करोड़ का व्यवसाय होता है, और तुम मुझे ऐसे दादाजी से साक्षात्कार करवाना चाहते हो? राजू मौन रहा, लेकिन अंतर्मन से दुखी था। उसने विचार किया, मनुष्य को उसके रूप से कैसे अस्वीकार किया जा सकता है? क्या उच्च स्थान पर विराजमान होने से किसी को मानवता भूल जानी चाहिए? अजय ने कठोर स्वर में कहा, राजू, तुम अपना कर्तव्य निभाओ, ये मामला तुम्हारे अधिकार क्षेत्र का नहीं है। राजू ने सिर झुकाया और बाहर आ गया। हॉल में लौटते ही उसने रामलाल की ओर देखा। उनकी नेत्रों में धैर्य अब भी था। राजू के निकट आसीन हो गया और बोला, दादाजी, मैंने प्रयास किया, लेकिन प्रबंधक महोदय अभी भेंट नहीं करना चाहते। रामलाल ने हास्य के साथ उसके कंधे पर हथेली रखी और बोले, कोई विपत्ति नहीं बेटे, तुमने प्रयास किया, यही मेरे लिए पर्याप्त है। राजू की नेत्रों में जल भर आया। उसे अनुभव हुआ कि ये वृद्ध कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उनकी सादगी में एक विचित्र शक्ति निहित थी। हॉल का वातावरण अब और भी गहन हो चुका था। लोगों के व्यंग्य और हास्य, रामलाल की मौनता और राजू की अस्वस्थता सब मिलकर एक विचित्र चित्र रच रहे थे। लगभग 1 घंटा व्यतीत हो चुका था। रामलाल अब भी उसी आसन पर विराजमान थे। उन्होंने धीरे से नेत्र बंद किए और विचार किया, धैर्य ही वास्तविक शक्ति है, लेकिन अब काल आ गया है कि सत्य प्रकट हो। रेस्टोरेंट की समय घड़ी ने 12 बजाए। रामलाल अब और मौन विराजमान नहीं रह सके। उन्होंने धीरे से अपनी लाठी उठाई, थैला कंधे पर लटकाया। हॉल में शांतता व्याप्त हो गई। सभी की दृष्टियां उसी ओर केंद्रित हो गई। प्रत्येक देखना चाहता था कि आगे क्या घटित होगा। जैसे ही रामलाल ने कक्ष का द्वार खोला, अजय अपनी घूर्णन आसन पर अभिमान से विराजमान था। उसने भौहें ऊंची करते हुए कहा, हाँ दादाजी, बताइए, इतना हंगामा क्यों फैला रखा है? आपका क्या उद्देश्य है? रामलाल ने धीरे से थैला खोला और उसके अंदर से एक पत्रिका निकाली। उसे आगे बढ़ाते हुए बोले, ये मेरा आरक्षण और रेस्टोरेंट से संबंधित कुछ विवरण हैं, कृपया एक बार निरीक्षण कीजिए। अजय ने हंसते हुए पत्रिका ग्रहण की, लेकिन खोले बिना ही मेज पर फेंक दी। उसकी हंसी में घमंड स्पष्ट था। उसने कहा, दादाजी, जब किसी मनुष्य के पास धन नहीं होता तो उसे आरक्षण जैसी महान कथाएं करना पूर्णतः व्यर्थ है। मुझे आपके जैसे व्यक्तियों के रूप से ही अनुमान हो जाता है कि आपके पास कुछ नहीं है। ये रेस्टोरेंट आपके योग्य नहीं है। उचित होगा आप यहां से प्रस्थान करें। रामलाल ने उसकी नेत्रों में दृष्टि डाली। उनकी स्वर अब गहन और गंभीर हो चुकी थी। उन्होंने कहा, बेटे, बिना निरीक्षण के कैसे निर्णय ले लिया? एक बार इन दस्तावेजों को देख तो लो। सत्य प्रायः वैसा नहीं होता जैसा प्रतीत होता है। अजय आसन पर पीछे झुका और प्रबल हंसी के साथ बोला, दादाजी, मुझे किसी दस्तावेज को निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। मैं वर्षों से इस रेस्टोरेंट का संचालन कर रहा हूं। व्यक्तियों के रूप से ही पहचान लेता हूं कि किसकी क्या क्षमता है। आपका रूप कहता है आपके पास कुछ भी नहीं है।
यह सुनकर हॉल में उपस्थित कुछ अतिथि भी हंसने लगे। रामलाल ने गहन श्वास ली, पत्रिका मेज पर रखी और शांत स्वर में बोले, ठीक है, जब तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं प्रस्थान कर जाता हूं, लेकिन स्मरण रखना, जो तुमने आज किया है उसका परिणाम तुम्हें सहना पड़ेगा। इतना कहकर उन्होंने द्वार की ओर कदम बढ़ाए। पीछे उपस्थित अतिथि फुसफुसाए, वाह, प्रबंधक ने उचित किया, ऐसे व्यक्तियों को यही शिक्षा मिलनी चाहिए। रामलाल रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। उनकी धीमी गति और झुकी कमर ने समस्त कर्मचारियों के मध्य एक विचित्र मौनता छोड़ दी। लेकिन अजय अपनी आसन पर विराजमान हास्य कर रहा था। उसके मुख पर गौरव और तिरस्कार का संयुक्त भाव था। इसी मध्य वेटर राजू सिंह उस पत्रिका की ओर बढ़ा। उसने धीरे से उसे उठाया और चुपचाप अपने सेवा उपकरण की ओर चला गया। उपकरण स्क्रीन पर उसने प्रवेश किया और अभिलेख खोलने लगा। पत्रिका में वर्णित विवरणों के आधार पर उसने रेस्टोरेंट का प्राचीन अभिलेख खोजा। कुछ ही काल में उसकी नेत्रें विस्फारित हो गईं। स्क्रीन पर जो सूचना थी उसने राजू को विचलित कर दिया। अभिलेख में स्पष्ट लिखा था, रामलाल रेस्टोरेंट के 65% हिस्सेदार तथा संस्थापक सदस्य। राजू की श्वासें तीव्र हो गईं। उसने तत्काल मुद्रण यंत्र से प्रतिवेदन निकाला। कागज हाथ में लेकर वह दौड़ता हुआ प्रबंधक के कक्ष में पहुंचा। अंदर अजय अभी किसी ग्राहक से दूरभाष पर वार्तालाप कर रहा था। राजू ने धीरे से कहा, सर, ये प्रतिवेदन देखिए। ये वही वृद्ध हैं जो यहां आए थे। ये हमारे रेस्टोरेंट के वास्तविक स्वामी हैं। अजय ने दूरभाष रखते हुए राजू की ओर देखा और भौहें ऊंची की। राजू, तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे ऐसे व्यक्तियों के प्रतिवेदनों में रुचि नहीं है, ये सब व्यर्थ कथाएं हैं। राजू ने पुनः प्रयास किया, किंतु सर, ये प्रतिवेदन स्पष्ट दर्शाता है कि रामलाल हमारे रेस्टोरेंट के स्वामी हैं। यदि हमसे कोई त्रुटि हुई है तो। अजय ने मध्य में ही वाक्य अवरुद्ध कर दिया। उसने प्रतिवेदन को अपनी ओर खींचकर देखा, फिर बिना पढ़े ही उसे पुनः राजू की ओर धकेल दिया। उसकी स्वर में अभिमानपूर्वक अधिक और अधिक था। उसने कहा, मुझे ये सब मूर्खता नहीं चाहिए। तुम्हें मैंने निर्देश दिया है ना, अपना कर्तव्य निभाओ। ये रेस्टोरेंट मेरी प्रबंधन कला से संचालित होता है, किसी प्राचीन दादाजी की दान से नहीं। राजू आश्चर्यचकित रह गया। उसके मुख पर गहन अस्वस्थता थी। वह प्रतिवेदन हाथ में लेकर पुनः बाहर आ गया। हॉल में लौटते ही उसने रामलाल को स्मरण किया। उनकी नेत्रों की गहराई, उनका धैर्य। उसे प्रतीत हुआ ये मामला अब केवल रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं है, ये मानवता की कसौती है। धीरे धीरे संध्या होने लगी। अतिथि अपने अपने स्थानों पर चले गए, कर्मचारी अपने कार्यों में लग गए, लेकिन राजू के हृदय में उथल पुथल बढ़ती जा रही थी। उसे विश्वास था, कल का दिवस इस रेस्टोरेंट की छवि परिवर्तित कर देगा। अगली सुबह का दृश्य पूर्णतः भिन्न था। रेस्टोरेंट के प्रत्येक कोने में गतिविधि थी। कर्मचारी परस्पर धीमे स्वरों में संवाद कर रहे थे। किसी ने कहा, कल जो दादाजी आए थे, शायद उनके विषय में कोई महत्वपूर्ण बात है। दूसरे ने उत्तर दिया, हाँ, सुना है, वे रेस्टोरेंट के प्रमुख हिस्सेदार हैं। यह समाचार धीरे धीरे समस्त रेस्टोरेंट में फैल चुका था, लेकिन किसी को अभी पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा था। सभी के मन में प्रश्न था, क्या वास्तव में वे वृद्ध इस भव्य रेस्टोरेंट के स्वामी हो सकते हैं? 10 बजते ही हॉल का वातावरण अकस्मात परिवर्तित हो गया। रेस्टोरेंट के मुख्य प्रवेश से वही सादे वस्त्रों वाला वृद्ध रामलाल अंदर प्रवेश किया, लेकिन इस बार वे एकाकी नहीं थे। उनके साथ एक औपचारिक वेशभूषाधारी अधिकारी था, जिसके हाथ में काला संदूक था। सभी की दृष्टियां एक ही क्षण में उसी दिशा में स्थिर हो गईं। सुरक्षा गार्ड, स्वागतकर्ता, सेवाकर्ता सब मौन में खड़े रह गए। कल जिन्हें सभी ने अनदेखा किया था, आज वही व्यक्ति रेस्टोरेंट में किसी विजेता की भांति प्रवेश कर रहे थे। रामलाल ने सीधे हाथ से संकेत किया, प्रबंधक को बुलाओ। स्वर में अब कोमलता नहीं थी, बल्कि एक आध्या की कठोरता थी। थोड़ी ही देर में अजय मेहता बाहर आया। उसके मुख पर हल्की व्याकुलता थी, लेकिन अभिमान अब भी शेष था। वह आधा हास्य करते हुए बोला, जी कहिए दादाजी, आज पुनः आ गए? रामलाल ने उसकी नेत्रों में दृष्टि डाली और शीतल स्वर में कहा, अजय मेहता, मैंने कल ही तुम्हें अपने कार्यों का फल सहना पड़ेगा कहा था। आज वह दिवस आ गया है। अजय सकपक आया। उसने हंसी में विषय टालने का प्रयास किया। रामलाल के साथ आए अधिकारी ने संदूक खोला, उसके अंदर से मोटी संग्राहिका निकाली और सभी के समक्ष मेज पर रख दी। उसने प्रबल स्वर में कहा, ये दस्तावेज स्पष्ट दर्शाते हैं इस रेस्टोरेंट के 65% हिस्से रामलाल के नाम हैं, वास्तविक स्वामी वही हैं। समस्त कर्मचारी स्तब्ध रह गए। रीता शर्मा के हाथ कमकमाने लगे। हॉल में उपस्थित अतिथियों ने एक दूसरे को देखा और फुसफुसाए, ये तो वास्तव में स्वामी हैं, हमसे कितनी बड़ी त्रुटि हो गई। रामलाल ने अपनी लाठी भूमि पर टिकाई। उनकी स्वर अब तीव्र और दृढ़ थी। अजय मेहता, आज से तुम इस रेस्टोरेंट के प्रबंधक नहीं रहोगे। तुम्हारी स्थिति अब राजू सिंह इस पद को ग्रहण करेगा। अजय क्रोध से कांपते हुए बोला, आप कौन होते हैं मुझे हटाने वाले? ये रेस्टोरेंट में वर्षों से संचालित कर रहा हूं। रामलाल गर्जना करते हुए बोले, ये रेस्टोरेंट मैंने स्थापित किया है। इसकी आधारशिला मेरी परिश्रम से रखी गई थी। मैं चाहूं तो तुम्हें एक क्षण में बाहर का मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन दंड के रूप में तुम्हें एक क्षेत्रीय कार्य सौंपा जा रहा है।
अब वही कर्तव्य निभाओ जो तुमने अन्यों से करवाया है। रामलाल ने राजू को निकट बुलाया। उन्होंने उसके कंधे पर हथेली रखी और कहा, तुम्हारे पास धन नहीं था, लेकिन हृदय में मानवता थी। यही वास्तविक योग्यता है, इसलिए तुम इस पद के पात्र हो। राजू के नेत्रों से जलधारा बहने लगी। वे भाव विभोर होकर बोला, साहब, मैंने तो केवल मानवता निभाई थी। रामलाल हंसे। यही सर्वोत्तम गुण है बेटे। फिर उन्होंने स्वागत करता रीता शर्मा की ओर दृष्टि डाली। उनकी नजर इतनी कठोर थी कि रीता कांप गई। रामलाल बोले, रीता, ये तुम्हारी प्रथम त्रुटि है, इसलिए तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। लेकिन स्मरण रखना, इस रेस्टोरेंट में कभी किसी को उसके वस्त्रों से मत मापना। प्रत्येक मनुष्य की गरिमा समान है। रीता ने हथेलियां जोड़ ली और रोते हुए कहा, मुझे क्षमा कीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। रामलाल ने चारों ओर दृष्टि डाली और उच्च स्वर में कहा, सुन लो सभी, ये रेस्टोरेंट केवल धनाढ़ियों का नहीं है। यहां मानवता ही वास्तविक पहचान होगी। जो भी धनी निर्धन का भेद करेगा वह इस स्थान पर रहने योग्य नहीं होगा। हॉल में उपस्थित अतिथियों ने प्रबल मंदिर की तालियां बजाईं। प्रत्येक रामलाल को आदर की दृष्टियों से देख रहा था। जो कल तक उन्हें तुच्छ समझ रहे थे, आज वही उनके समक्ष झुक गए। रामलाल ने अंत में कहा, वास्तविक धनवानता धन में नहीं, चिंतन में होती है। यदि चिंतन विशाल हो तो मनुष्य स्वयं विशाल बन जाता है। इतना कहकर वे अधिकारी के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। पीछे उपस्थित कर्मचारी और अतिथि देर तक उनकी ओर देखते रहे और अंतर्मन में विचार करते रहे। स्वामी ऐसा होना चाहिए जो अन्यों को उनकी मानवता से पहचाने, न कि उनके वस्त्रों से।